नमस्कार आप सभी का। आज के इस वीडियो से हम जो कक्षा 8 है, कक्षा 8 की भूगोल के लास्ट जो अध्याय है मानव संसाधन, उसकी शुरुआत करने वाले हैं। मानव संसाधन, देखिए हमने जो भी पिछले अध्याय में पढ़ा, जो हमने भूमि के बारे में पढ़ा, भूमि, जल और मृदा है, कृषि है, इन सभी के बारे में विस्तार से अध्ययन किया और हमने ये जानने का प्रयास किया कि किस तरह से ये जो संसाधन हैं उनका मानव उपयोग करता है अपने दैनिक जीवन में, या कहिए यूँ कह लीजिए कि अपने लाभ के लिए किस तरह से इन संसाधनों का उपयोग मानव करता है। लेकिन जब मानव इन संसाधनों का उपयोग करता है तो वो खुद भी एक संसाधन बन जाता है। इसका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे इस अध्याय में, किस तरह से बनता है, क्यों बनता है और मानव को संसाधन क्यों कहा गया है। यदि देखिए कि जितने भी संसाधनों के बारे में हमने पिछले अध्याय में अध्ययन किया है, उसमें ये सभी उन उन सभी अध्यायों में मानव का जो रोल है, जो ह्यूमन का जो रोल है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्योंकि अगर मानव नहीं होता है तो इन संसाधनों का उपयोग किसी के द्वारा किया नहीं जाएगा और इन संसाधनों की जो श्रेणी दी गई है वो श्रेणी भी नहीं मिल सकती है। देखिए, हमने जब प्रकार पढ़े थे, मानव संसाधन के जब प्रकार पढ़े थे, तो हमने 3 प्रकार पढ़े थे: प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन। हमने प्राकृतिक संसाधन और इन सब के बारे में तो पढ़ा, लेकिन जो मानव खुद एक संसाधन है उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि किस तरह से मानव को भी संसाधन की संज्ञा दी गई है, तो वो संज्ञा क्यों दी गई है। सबसे पहली शुरू करते हैं हम। मानव संसाधन सबसे बड़ा संसाधन है। ये बहुत ही इस लाइन को हम समझने का ट्राई करते हैं। मानव संसाधन सबसे बड़ा संसाधन है। मानव संसाधन को सबसे बड़ा संसाधन क्यों कहा गया है? देखिए, जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे कि हम बोल सकते हैं खनिज है, उद्योग हैं, उद्योग जो जैसे कि सूती कपड़ा है, सूती वस्त्र उद्योग है, तो हमने कपास उगाया और कपास से हमने कपड़ा बनाया। या हमने कह लीजिए कि हमने खनिज निकाले, ज़मीन से खनिज निकाल कर हमने बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर दी। तो जो खनिज हैं, जो हमें कपड़ा मिला, जो हमें कपास मिल रहा है, वो सब तो हमें प्रकृति से मिल रहा है। लेकिन उन सब का परिवर्तन करके उन सब का उपयोग कौन कर रहा है? वो मानव कर रहा है। तो यदि मानव नहीं होता है, अगर यदि मानव की उपस्थिति नहीं होती है, तो इन सभी का कोई भी मूल्य नहीं रह जाता है, क्योंकि वो हैं एज इट इज़ सिचुएशन में रहेंगे, उनका कोई भी उपयोग नहीं करने वाला है। तो इस तरह से जब मानव ही इन सभी का उपयोग करके इन्हें संसाधन के रूप में बदल रहा है, इन संसाधनों के रूप में परिवर्तित कर रहा है, तो इस तरह से मानव जो है वो हमारा सबसे बड़ा संसाधन, हम खुद सबसे बड़े संसाधन हैं। तभी हमने बाकी चीज़ों को, बाकी वस्तुओं को संसाधन में बदला है। स्वस्थ, शिक्षित और अभिप्रेरित लोग अपनी आवश्यकता के अनुसार अन्य महत्वपूर्ण संसाधनों का विकास करते हैं। देखिए, हर एक शब्द का अपना एक महत्व होता है। तो यहाँ पे क्या बोला है? स्वस्थ। पहला शब्द है स्वस्थ, दूसरा है शिक्षित और तीसरा है अभिप्रेरित। ये तीनों गुण मिलकर ही, ये जो लोग होते हैं, इन तीनों गुण से अगर पूरे होते हैं तो वो अपनी आवश्यकता के अनुसार जो दूसरे संसाधनों को परिवर्तित करते हैं। स्वस्थ का मतलब क्या है? यदि कोई व्यक्ति स्वस्थ है, यदि कोई व्यक्ति सक्षम है अपने अपने शारीरिक ऊर्जा का प्रयोग करके उस संसाधन को बदलने में, तभी वो बदल पाएगा। चलिए मान लीजिए कि वो व्यक्ति स्वस्थ है उस चीज़ को करने में, लेकिन यदि शिक्षित, शिक्षा का मतलब क्या है? यदि उस व्यक्ति को उस वस्तु, उस संसाधन को उपयोगी उपयोगी चीज़ में बदलने का टैलेंट नहीं है, या उसको उस चीज़ का नॉलेज नहीं है कि इस चीज़ को कैसे मैं यूज़ कर सकता हूँ, तो उसका कोई सेंस नहीं रहेगा। तो पहला है, आप में ऊर्जा होनी चाहिए, कैपेबिलिटी होनी चाहिए। दूसरा, उस चीज़ को करने का नॉलेज होना चाहिए। और तीसरा है अभिप्रेरित। अभिप्रेरित का मतलब होता है मोटिवेटेड। यदि आपके पास नॉलेज है उस चीज़ को करने की, आपके पास पावर भी है, आपके पास एबिलिटी भी है, लेकिन स्टिल वो अंदर से डिराइव नहीं है, अंदर से उसको मोटिवेशन नहीं आ रहा है उस चीज़ को करने का, तो उसका भी कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो जो मानव स्वस्थ है, शिक्षित है, उसके पास नॉलेज है और अंदर से अभिप्रेरित है, अंदर से उसके पास नॉलेज है ये सब करने का, तो ये जो ऐसा ऐसा मानव जो होता है वो संसाधनों को उपयोग में, महत्वपूर्ण संसाधनों में विकास करता है। वो जो मनुष्य होता है वो महत्वपूर्ण संसाधनों का विकास करता है। महत्वपूर्ण संसाधन कौन कौन से हैं? भूमि, श्रम और पूंजी। पूंजी का विकास होता है, श्रम का विकास होता है, मानव जो लेबर करता है, श्रम करता है वो, और भूमि। ये सब कब बनते हैं? जब मानव के पास में एबिलिटी होगी, पावर होगी, ऊर्जा होगी, नॉलेज होगी और उसके पास ये सब करने का मोटिवेशन होगा। अगर आप किसी इंसान को पैसा दे दीजिए, लेकिन उसे नहीं पता है, आप पैसा दे दीजिए, बहुत सारा पैसा दे दीजिए, लेकिन अगर उसे नहीं पता है कि इस काम को कैसे करना है, किसी बिज़नेस को कैसे चलाना है, किसी फैक्ट्री को कैसे रन करना है, तो वो नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से अगर उसके पास पैसा भी, अगर उसके पास नॉलेज भी है, लेकिन वो आदमी अगर खाट में पड़ा है, वो आदमी अगर बीमार है, किसी तरह से शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है, तो वो किसी भी तरह से उस काम को नहीं कर पाएगा।
तो इसलिए स्वास्थ्य शिक्षा और अभिप्रेरणा तीनों की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है। हेल्थ, नॉलेज एंड मोटिवेशन। अन्य संसाधनों की भांति मानव संसाधन विश्व में समान रूप से विभाजित नहीं है। जैसा कि हमने पहले के अध्याय में पढ़ा था, पहले के चैप्टर्स में पढ़ा था कि जो कृषि होती है वो विश्व के अलग अलग देशों में अलग अलग तरह से की जाती है। जो भूमि है, भूमि की उर्वरता अलग अलग भागों में अलग अलग तरह से है। जल की मात्रा है, खनिजों की जो मात्रा है वो अलग अलग रूप से वितरित होती है। उसी प्रकार से मानव संसाधन जो होता है वो भी विश्व में समान रूप से विभाजित नहीं होता है। कहीं पर मानव मानव संसाधनों की मात्रा कम होती है, कहीं पर जनसंख्या कम होती है। अगर जनसंख्या कम होती भी है तो कहीं पर क्या होता है, शिक्षा का अभाव रहता है, कहीं पर शिक्षा का अभाव नहीं रहता है, कहीं पर लोग शिक्षित रहते हैं। तो इस तरह से जो इसका जो वितरण है वो भी समान नहीं है, कहीं पे कम है, कहीं पे ज़्यादा है। अपनी शैक्षिक स्तर, आयु और लिंग में वे एक दूसरे से भिन्न हैं। जो मानव होते हैं, जो मनुष्य जो होते हैं वो अपने शैक्षिक स्तर, किसी देश में शिक्षा का स्तर उच्च है, किसी देश में शिक्षा का स्तर निम्न है, और इस हिसाब से जो शिक्षा का प्रभाव पड़ता है मानव संसाधन के विकास में, संसाधनों के विकास में शिक्षा का प्रभाव पड़ता है। आयु की बात कर ली जाए तो जो संसाधनों के विकास में जो युवा होते हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण भाग अदा करते हैं, ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं उस क्षेत्र में। तो यहाँ पर ये ज़रूरी है कि जो युवा जनसंख्या है वो अधिक हो। अगर बुजुर्ग हैं तो वो ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं हो पाएंगे। और लिंग से हमारा क्या तात्पर्य, स्त्री पुरुष का जो अनुपात है वो भी मैटर करता है संसाधनों के विकास में। कि देखिए ऐसा है कि जो स्त्री होती है वो भी पुरुषों के सभी काम कर सकते हैं और स्त्रियों के सभी काम भी पुरुष कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ कामों को अपने अपने ढंग से अलग अलग भागों में बांटा गया। और उन कार्यों के हिसाब से देखा जाए तो जो स्त्री और पुरुष का अनुपात होता है, जो लिंगानुपात होता है, वो भी संसाधनों के विकास को प्रभावित करता है। उनकी संख्या और लक्षण भी बदलते रहते हैं। और यदि ये सब पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन फिर भी ये नहीं समझना चाहिए कि ये हमेशा के लिए रहेगा। उनकी संख्या में परिवर्तन होता रहता है। जो आज युवा हैं कल बुजुर्ग होंगे, जो आज किशोर हैं वो कल युवा हो जाएंगे, आज जो बच्चे हैं वो बड़े हो जाएंगे, आज जो बड़े हैं वो कल बूढ़े हो जाएंगे। तो उनकी संख्या बदलती रहेगी, उनका अनुपात बदलता रहेगा, उनके लक्षण भी बदलते रहेंगे। जो देश आज अशिक्षित है, शिक्षा की कमी है, कल को वो देश शिक्षित भी हो सकता है। और जो देश आज शिक्षित है, अगर उसमें शिक्षा की कमी आ जाती है किसी कारणवश में, तो वो कल को कम विकसित भी हो सकता है दूसरे देशों की तुलना में। तो ये सब जो अनुपात होते हैं वो बदलते रहते हैं। तो अब आके देखते हैं कि इस अध्याय में हम क्या पढ़ेंगे। जो आने वाले वीडियोस होंगे, आने वाले जो अलग अलग पार्ट्स होंगे, उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं इस पार्ट से रिलेटेड। पहला हम पढ़ेंगे जनसंख्या का वितरण। जनसंख्या जो विश्व में किस तरह से बटी हुई है, किस देश में कम जनसंख्या है, किस देश में ज़्यादा जनसंख्या है तो क्यों है, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि भारत जो है, भारत और चीन जैसे जो देश हैं वो जो विश्व में नंबर 1 है, तो उनकी जनसंख्या ज़्यादा क्यों है और किस जगह पे कम कम जनसंख्या है, उसका रीज़न क्या है, ये सब हम पढ़ेंगे। जनसंख्या का घनत्व, जब हम ये पढ़ लेंगे कि किस देश में जनसंख्या कम है, जिस देश में जनसंख्या ज़्यादा है, तो हम ये पढ़ेंगे कि किस जगह पे कितनी जनसंख्या और इसका रीज़न क्या है। जैसे कि देख लीजिए यहाँ पे 4 भाग है, इस देश में इतनी जनसंख्या है, इस देश में इतनी सारी जनसंख्या है। तो ये जो डेंसिटी होती है, घनत्व होता है, किसी एरिया में इतनी है, किसी उसी क्षेत्र के एरिया में इतनी कम जनसंख्या, तो ऐसा क्यों है इसके बारे में पढ़ेंगे। घनत्व का मतलब डेंसिटी, तो इतनी डेंसिटी क्यों है उसके बारे में पढ़ेंगे। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, तो जनसंख्या अगर कम है किसी जगह पर और किसी जगह पर जनसंख्या ज़्यादा है, तो उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। जैसे कि हम भारत की बात कर लेते हैं, तो राजस्थान और उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो राजस्थान क्षेत्रफल से बड़ा है, लेकिन राजस्थान में जनसंख्या कम है। वहीं उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल में तो वैसा ही है, लेकिन उसमें जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है। तो ऐसा क्यों होता है, बहुत ही कारक होते हैं, रोजगार भी इसका कारण होता है। तो अनेक तरह के जो कारण होते हैं जनसंख्या को प्रभावित करने वाले, उन कारणों के बारे में, रीजन्स के बारे में पढ़ेंगे। जनसंख्या परिवर्तन, समय समय पर जनसंख्या के अनुपात में परिवर्तन होता रहता है। गाँव की जनसंख्या कम होती है, शहरों की जनसंख्या बढ़ती है, तो क्यों होता है ऐसा। प्रवास होता है, कहीं पर बीमारियों का प्रकोप पड़ जाता है। तो इस तरह से जनसंख्या में समय समय पर परिवर्तन होता रहता है, जो कि संसाधन के विकास को प्रभावित करती है। तो ये परिवर्तन क्या है, इस परिवर्तन के बारे में भी पढ़ेंगे। जनसंख्या परिवर्तन के प्रारूप और ये किस पैटर्न में बदलते हैं, जनसंख्या किस पैटर्न में बदलती है, सीधी कम हो रही है, बुजुर्गों की संख्या ज़्यादा बढ़ रही है, युवा जनसंख्या बढ़ रही है, या क्यों बढ़ रही है, किस पैटर्न में बदल रही है, लगातार कम हो रही है या धीरे धीरे कम हो रही है, या एक समय अंतराल के बाद कम हो रही है। इस सभी के ये जो प्रारूप होते हैं अलग अलग,
उन प्रारूपों के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद जनसंख्या संगठन। जनसंख्या संगठन से मतलब कि उस किसी देश क्षेत्र विशेष की जनसंख्या में युवाओं की संख्या अधिक है, बुजुर्गों की संख्या अधिक है, बच्चों की संख्या अधिक है, महिला अधिक हैं या पुरुष अधिक हैं, काम करने वाले अधिक हैं या जो पढ़ने वाले हैं वो अधिक हैं, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। इसके बोलते हैं जनसंख्या संगठन। किस संख्या में कितना है, तो इस सब के बारे में पढ़ेंगे। तो आने वाले वीडियोस में जो अगला हमारा वीडियो होगा उसमें हम जनसंख्या के वितरण के बारे में पढ़ेंगे और वहीं से हम चैप्टर की शुरुआत करेंगे। अभी इस वीडियो में हमने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देखा है इसका। तो आपको किसी प्रकार की भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।